नमस्कार, मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। आपका स्वागत करते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जो फिल्म लेखन में गए तो संयोग से ही थे, लेकिन बाद में ऐसा लगता है जैसे ये उनका पुश्तैनी कार्य बन गया। जी हाँ, ये बात है महान साहित्यकार और अपने समय के कालजयी रचनाकार श्री अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर का नाम कौन नहीं जानता। खंजन नयन, नाचियो बहुत गोपाल, सुहाग के नूपुर और अमृत और विष जैसी रचनाओं से उनका नाम हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर है। कहा जाता है कि साहित्य लेखन और फिल्म लेखन दो अलग अलग बातें हैं और इन्हीं बातों को लेकर अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं, अलग अलग कारण भी दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बात अमृतलाल नागर की है, उनके बारे में सच ये है कि वो आवश्यकता के चलते, ज़रूरत के चलते सिनेमा लेखन की ओर मुड़े। 1916 में उनके जन्म के कुछ ही वर्ष बाद, छोटी उम्र में 1932 में उनका विवाह हो गया, लेकिन जल्दी ही उनके पिता न रहे और उनके कंधों पर अपने पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई और इसलिए लेखन के प्रति बचपन से ही एक झुकाव, एक संवेदना होते हुए भी उनके मन में ये भी रहा कि कोई ऐसा कार्य जहाँ पर धन की आमद हो, पैसा मिले, और यही बात उन्हें ले गई फिल्म नगरी बम्बई की ओर। वे 24 वर्ष की अवस्था में ही बम्बई चले गए और 7 वर्ष लगभग उन्होंने वहां बिताए। बम्बई में रहते हुए श्री अमृतलाल नागर ने लगभग 18 फिल्मों की पटकथाएं और संवाद या गीत आदि लिखे, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट आए क्योंकि उनके भीतर कहीं न कहीं गंभीर साहित्य लेखन को लेकर एक उजला भविष्य जुड़ा हुआ था। पिता की मृत्यु के कारण जब घर का दायित्व आया, तब तक नागर जी केवल 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके थे। उसके बाद का सारा अध्ययन उन्होंने स्वाध्याय के सहारे किया और उनकी संवेदनशीलता ने, उनके अनुवाद कार्य ने और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान कराया। मुंबई में वो 200 रुपए की नौकरी से एक शुरुआत करके फिल्म लेखन से जुड़े। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अमृतलाल नागर से कहा भी जाता था कि आप स्वयं पटकथाएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, संवाद लिखते हैं और आपकी तो अपनी खुद की रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी लोकप्रिय हैं, तो आप उन्हें फिल्म बनाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तब नागर जी कहते थे कि ये दो अलग अलग बातें हैं। पटकथाएं मैं दर्शकों के लिए लिखता हूँ, लेकिन साहित्य रचना मैं पाठकों के लिए करता हूँ। और यही कारण है कि उन्होंने अपने उपन्यास, कहानी, नाटक और बहुत सारा बाल साहित्य लिखने के बावजूद अपनी रचनाओं को कभी फिल्मों में नहीं उतारा। फिल्मों के लिए चयनित कहानियां होती थीं जिनकी पटकथाएं और संवाद वे लिखते थे। वे कविता लिखने के भी शौकीन थे और उनकी संवेदनशीलता का आलम तो ये था कि एक बार शायद पहली ही कविता उनकी जिंदगी की किस तरह लिखी गई, इसको लेकर ये प्रचलित है कि उनके पास एक कवि, जब उन्हें उनसे मिलने का मौका मिला तो एक पुड़िया में उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग की जो मिट्टी है, उस जो रेत है उस पुड़िया में है,
जिसे देखकर छोटे से अमृतलाल नागर ने एक कविता लिख डाली और वो कविता बाद में छपी भी और बहुप्रशंसित भी हुई। कौन जानता था कि यही अमृतलाल नागर एक दिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पाएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार उन्हें मिलेगा और भारत सरकार पद्म भूषण से उन्हें नवाजेगी। निराला जी से भी उनकी भेंट हुई। अपने फिल्मी लेखन के बाद, फिल्मी सफर के बाद नागर जी लखनऊ ही लौट आए। लौटने के बाद भी फिल्मों से उनका जुड़ाव मानसिक रूप से कभी कम नहीं हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि लगातार वो फिल्मी लोगों से जुड़े रहे। उनके लखनऊ के आवास में कुछ फिल्मों की शूटिंग भी बाद में हुई, जिनसे वो बड़े मनोयोग से जुड़े। जुनून की शूटिंग, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कालजयी फिल्म की शूटिंग उनके घर में हुई। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अचला नागर उनकी सुपुत्री हैं, जो स्वयं एक फिल्मी लेखिका हैं। उनकी बात हम करेंगे, लेकिन कभी अलग से। यहाँ बात कर रहे हैं हम अमृतलाल नागर की, जिनकी लिखी हुई प्रमुख फिल्में थीं कल्पना, विक्रम चरित्र, कुमारा बाप, चाबुक सवार, गोल निशान, संगम, पराया धन, बहुरानी, किसी से न कहना आदि। इनमें से कुछ फिल्में इसी नाम के साथ, चाहे कहानियां बदली गई हों, बाद में भी आईं। कुमारा बाप भी बाद में बनी, संगम भी, पराया धन भी, बहुरानी भी। नागर जी तस्लीम लखनवी नाम से भी लिखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना यही नाम अमृतलाल नागर अपना लिया और उनकी रचनाओं ने साहित्य में अपनी स्थायी जगह बनाई। खंजन नयन और नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर जैसी रचनाओं के बाद वो बेहद प्रख्यात लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों में गिने जाने लगे थे और उनका देहांत 1990-91 के आसपास हो गया। उनका ये सफ़र रुक गया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनका ये सफ़र उनकी अगली पीढ़ी के रूप में डॉक्टर अचला नागर के साथ ये जारी रहा और नागर जी का नाम हमेशा के लिए एक ख्यात साहित्यकार और एक फिल्मी लेखक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। आज बस इतना ही। आशा है आपको अमृतलाल नागर का ये सफ़र यकीनन पसंद आया होगा। धन्यवाद।